सभी करता हूँ मैं, 1 मिनट सेटअप कर लूँ बस। हाँ, तो लास्ट टाइम भी हम लोगों ने न्यूरल नेटवर्क पूरा पढ़ा हुआ है। क्या हम लोगों ने करा था, क्या होता है न्यूरल नेटवर्क और कैसे काम किया जाता है। नाउ उसी के बाद हम लोगों ने देखा था कि न्यूरल नेटवर्क्स अगर आप लोगों को एक्सेस करना है तो उसकी जो ट्रेनिंग रहती है नॉर्मली कहाँ होती है, तो नॉर्मली वो जो ट्रेनिंग होती है न्यूरल नेटवर्क की वो होती है गूगल कोलैब पे। और उसका रीजन था कि गूगल कोलैब पे जब आप ट्रेनिंग करने जाते हैं तो पहला, गूगल पे जीपीयू अवेलेबल होता है कोलैब पे, वो जीपीयू का फायदा आपको मिलता है, उससे तेजी से ट्रेनिंग हो जाती है। और डेटाबेस भी उसका जो रहता है स्टोरेज, वो आपको गूगल ड्राइव में डेटा स्टोर करने को मिलता है। ये दो चीजें रहती है, मतलब गूगल कोलैब जो रहता है गूगल ड्राइव से डेटा लेता है एंड देन उस पर ट्रेनिंग होती है। ठीक है, तो अब हम एक नया यूज केस जो रहेगा न्यूरल नेटवर्क का वो इसमें रन करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कंप्लीट होता है तो फिर जो नेक्स्ट स्टेज रहेगा उसके अंदर हम लोग एनएलपी यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। अभी तो डीप लर्निंग चल ही रहा है। हाँ, डीप लर्निंग जो रहेगा यानी न्यूरल नेटवर्क जो रहेगा, अब ये डीप लर्निंग के 2-3 पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं स्पेशली। पहला होता है न्यूरल नेटवर्क एंड डीप लर्निंग, एंड देन दूसरा होता है यूज ऑफ डीप लर्निंग इन एप्लीकेशंस, तो उसमें आएगा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ठीक है, और अगर फिर उसके बाद अगर हम लोगों के पास टाइम बचता है, विच इज नॉट कमिटेड एट द मोमेंट, बट अगर टाइम बचता है और आप लोगों का इंटरेस्ट आता है तो मैं एडिशनल टॉपिक के फॉर्म में, जो कि आपको कमिटेड नहीं है बट एडिशनल टॉपिक के फॉर्म में अगर रहेगा तो कंप्यूटर विजन में ले सकता हूँ। बट डिपेंड कर रहा है कि आप लोगों का क्या इंटरेस्ट रहता है और क्या रिस्पॉन्स रहता है उसके बेसिस पे। अदरवाइज हम लोग एनएलपी के बाद क्लोज करेंगे चीज। ठीक है, सो एनएलपी हमारा लास्ट मॉड्यूल है इस पूरे उसका प्रोग्राम में। काम में आएगा नहीं, वो आपको बता दूंगा अलग से, जिन लोगों को इंटरेस्ट रहेगा उनको ही बताएंगे, एक्स्ट्रा किसी को कुछ नहीं बताएंगे इसमें, है ना। बट कंप्यूटर विजन एक और टॉपिक होता है तो वो रहेगा तो हम स्टार्ट करेंगे, नहीं तो उसको अवॉइड कर सकते हैं, बाकी चीजों पे ध्यान देंगे। ठीक है, बट एनएलपी जो रहता है वो जैसे कंप्लीट करते हैं तो आप 70 to 80% अपॉर्चुनिटीज जो रहती है डेटा साइंस स्पेस की वो सारी की सारी आप एक्सेस कर सकते हैं, मतलब उसमें आप इंटरव्यू दे सकते हैं और क्लियर भी करेंगे। डिमांड बहुत है उसकी एनएलपी की। ठीक है, तो वो हम लोग अब इसके जस्ट बाद स्टार्ट करेंगे वो मॉड्यूल। बीच में जो भी आप लोगों के चीजें बताता जा रहा हूँ ये सब प्रोजेक्ट्स हैं अलग अलग। कितनी बार मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट किया है, जब सीवी बनाते हो तब भी सारी चीजें मिसिंग है। अभी तक मैं इतने सारे यूज केसेस आप लोगों को करवा चुका हूँ, आप खुद को याद नहीं होगा, बट हर एक सेशन के अंदर, हर अल्टरनेट सेशन में जो मैं लेता हूँ एक नया केस स्टडी लेके आता हूँ। वो केस स्टडी अपने आप में एक प्रोजेक्ट होता है जो कि आप लोगों को अपने सीवी में लिखना होता है। और जब भी सीवी में आप लोगों से मांगता हूँ तो वो 4 लाइन का जो पुराना सा टेम्पलेट रहता है वो सब आप लोग को भेज देते, वो लिख के भेजोगे, कभी आपका सीवी शॉर्टलिस्ट नहीं होगा, कभी आपको इंटरव्यू में जाने तक का मौका नहीं मिलेगा, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। इसलिए जितने मैंने प्रोजेक्ट्स करवाए हैं अभी तक, जितनी भी क्लासेस हुई है उसमें अलग अलग यूज केसेस हमने यूज करे हैं, उन सबको लिखना है, उन सबका यूज करना है। बैंक चर्न मॉडल भी करा है, टेलीकॉम चर्न मॉडल भी आपने करा है। आप क्या करते हो, 10 बार मैं बोलूंगा उसके बाद बड़ी मुश्किल से एक चर्न वाला कोई भी टेलीकॉम वाला लिख देते हो। टेलीकॉम चर्न और बैंक चर्न के दोनों मॉडल अलग अलग होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको 2 बार लिखना है, उसको 2 अलग अलग केसेस में लिखना है। उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आपको एक्सप्लेन करना है, क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट। वो जब तक नहीं लिखोगे विद टूल्स यूज्ड, आपके प्रोफाइल का सीवी का बनने का कोई फायदा नहीं है, शॉर्टलिस्ट नहीं होगा, मैं अभी लिख के दे देता। ठीक है इसी तरह से उसी में ही एक नया प्रोजेक्ट आज आपको ऐड करना रहेगा विच इज कॉल्ड एज फ्रॉड डिटेक्शन, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन, जो कि आप लोग शायद अगर मैं ऐसा ना बोलता तो फिर से भूल जाते हैं। बट क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन का एक और नया यूज केस है। यूज केस मतलब जब मैं बोल रहा हूँ यूज केस तो इसका मतलब आप लोगों के लिए प्रोजेक्ट है पूरा की पूरा। उसको आपको एक्सप्लेन करना है अपने रिज्यूमे में 2-3-4 लाइंस में, उसके अंदर कितने टूल्स आपने यूज करे, कैसे ट्रेनिंग करा, क्या एक्यूरेसी मिल रही है उसके अंदर, क्या वैल्यू आपने ऐड किया, वो सब डालना होता है, तब आपके सीवी में बैठे जाता है। ठीक है, तो क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन का जो केस है इसके अंदर बताया नीलसन रिपोर्ट दैट यूएस कार्ड फ्रॉड was reportedly 9 billion in 2016. So 9 billion के ओके सो स्क्रीन विजिबल है अभी। हाँ, तो नीलसन रिपोर्ट जो था वो हमें ये बताता है कि यूएस में जो रहता है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के जो फ्रॉड्स होते हैं वो $9 बिलियन तक के होते हैं 2016 में, जो कि 2020 में 12 बिलियन के हो गए थे, यानी बढ़ गए थे। ठीक, इसका मतलब कि ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ है क्रेडिट कार्ड फ्रॉड की वो हो रही है और उसको अवॉइड करना है अभी हम लोगों को। अब क्रेडिट कार्ड के फ्रॉड की जो भी चीजें रहती है उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं, क्या होता है क्रेडिट कार्ड फ्रॉड।
या डेबिट कार्ड फ्रॉड? पहली चीज तो क्या होता है? सब पैसा ले मतलब उधार ले लेना सामान कुछ भी तो फिर चुकाना नहीं है फिर वो फ्रॉड नहीं होता है, वो डिफॉल्ट होता है। दोनों में फर्क है। क्रेडिट कार्ड फ्रॉड मतलब कॉल्स आते हैं उसमें बंदे शेयर कर दिए हुए हैं ओटीपी शेयर करना है, कार्ड डिटेल शेयर करना और फिर ट्रांजैक्शन होना ऑटोमेटिकली हाँ ठीक है। तो पहली चीज जो आपका कंसेप्ट था उसको सुधारो। आपने क्या बोला कि कोई भी चीज क्रेडिट कार्ड से खरीद लेना और उसको रीपे ना करना, वो होता है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट मतलब बिल पे नहीं करते। पर ट्रांजेक्शन आपने ही आपके क्रेडिट कार्ड पे किया है। फ्रॉड कब होगा कि कार्ड आपका था, उस पर ट्रांजेक्शन कोई और कर गया, पैसा कोई और ले गया। जो रंजन सर आते हैं उनके साथ भी एक बार हो चुका है क्रेडिट कार्ड फ्रॉड। मेरे साथ तो हो ही चुका है ऑलरेडी, उनके साथ भी हो गया। और मेरा एक्सपीरियंस, मैंने उनको बचाया तो उनके 25,000 रुपए बच गए इस चक्कर में, नहीं तो लॉस में थे वो। तो उनका हुआ था करीब आज से 5 या 6 महीने पहले। उन्होंने क्या करा था, उनका केस अलग। उन्होंने क्या करा था, जूम का लाइसेंस जो रहता है वो लेना होता है हम लोगों को ट्रेनिंग कंडक्ट करने के लिए, मेरा भी है। तो जूम में ही हम लोग क्रेडिट कार्ड की डिटेल सेव करके रखते हैं, उन्होंने भी करी। बट उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ वी डोंट नो। बट वो क्रेडिट कार्ड की डिटेल हम लोगों ने सेव करी, तो उनका एसबीआई का था या किसी बैंक का था, तो वहां से फिर उनको एक दिन अचानक सुबह सुबह मैसेज आना शुरू हो गया कि आपके क्रेडिट कार्ड से $400 का ट्रांजेक्शन हुआ है। फिर उसके बाद अगला ट्रांजेक्शन $500, फिर उसके बाद अगला ट्रांजेक्शन फिर $400, ऐसे करके कुछ 1900 या $2000 के आसपास उनके क्रेडिट कार्ड से निकल। हाँ, $2000 मतलब, हाँ मतलब जो भी था वो इतना निकल गया। तो ये पैसा उनके कार्ड से निकल चुका था। अब जैसे ही निकला तो फिर ऐसे हमारी बात चली, तो उनका फोन आया कि अरे ऐसा हो रहा है मेरे साथ में। मैंने उनको यही बताया था कि आरबीआई गाइडलाइन यही होती है कि अगर जो भी आपके ट्रांजेक्शन हुए उसके 48 घंटे के अंदर अगर आपने एक्शन ले ली, इन्फॉर्म कर दिया आरबीआई को, तो रिकवर हो जाता। तो उन्होंने भी वही किया। फिर इमीडिएटली जो था, पहले तो कार्ड ब्लॉक किया, देन उसके बाद आरबीआई को इन्फॉर्म किया, तो फिर वो पैसा रिकवर हो गया। इंडिया में था इसलिए बच गए वो। मेरा तो यूएस में हुआ था, यूके में हुआ था, इसलिए पैसा वापस नहीं आया। उनका तो वापस 4-5 दिन लगे थे, बट वापस आ गए। बट वो अगेन क्रेडिट कार्ड फ्रॉड था। तो फ्रॉड मतलब क्या होता है कि आपका कार्ड है कोई और यूज करे। अब मुझे ये बताओ कि अगर क्रेडिट कार्ड फ्रॉड रहेगा तो फ्रॉडस्टर्स जो रहेंगे वो आपका कार्ड का डिटेल लेने के बाद क्या करेंगे, उस कार्ड के थ्रू कुछ ना कुछ अगेन एक्सपेंसेस करेंगे, कुछ खरीदने की कोशिश करेंगे। एक रेगुलर इंसान जो चीजें खरीदता है और एक फ्रॉडस्टर जो खरीदता है, उसमें कुछ अंतर होता है क्या? एकदम कैश ले लेगा कैश कैसे ले लेगा कार्ड से? इन्वेस्टमेंट खरीदेगा, शेयर्स वगैरह? इन्वेस्टमेंट तो बैंक रिलेटेड चीजें हो गई ना, फटाफट वो रिवर्ट हो जाएगी। हाँ क्या छोटी छोटी जैसे कुछ भी ऑर्डर किया ऑनलाइन, बट ऑनलाइन में भी एड्रेस वगैरह तो फ्रॉड करते हैं, मतलब एड्रेस कहीं और डालते हैं, एड्रेस तो ट्रैक नहीं होता। लेकिन वो स्मॉल स्मॉल अमाउंट में ट्रांजेक्शन करते हैं, बहुत बड़ा ट्रांजेक्शन एक साथ कितने ट्रांजेक्शन? 5-6 ट्रांजेक्शन। तो मान लो तुमने किसी का क्रेडिट, तुमने अंकुर का क्रेडिट कार्ड चुरा लिया, ठीक है। अब तुमको सबसे पहला डर क्या रहेगा? लॉक ना कर दे या ब्लॉक ना कर दे, सबसे पहला वही डर रहेगा। तो ब्लॉक कितनी देर में करेगा अंकुर? जैसे उसको पता चलेगा मोटा मोटा जैसे होगा, अब उसको पता चलेगा आधा घंटा नहीं तो कम से कम 1 से 1.5 दिन के अंदर अंदर नॉर्मली ब्लॉक हो जाता है मैक्सिमम। नॉर्मली तो पता चलने के आधे घंटे के अंदर ही कर देता, बट पता ना चलेगा, पता चलने में लगभग लगभग हो सकता है 6-7 घंटे लग जाए। तो आपको ये पता है कि मेरे पास जो टाइम लिमिट है मैक्सिमम मे बी 24 घंटे या 10-12 घंटे के आसपास होगी। उस टाइम पे सबसे सेफेस्ट पीरियड है। तो फिर क्या करोगे? कब करेगा? रात में करेगा। रात का और दिन का क्या फर्क है यहाँ पे? अच्छा, हाँ ये भी एक हो सकता है पॉसिबिलिटी। मतलब आपने क्या देखा, एक अंकुर ने यहाँ पे मेरे को बताया कि नॉर्मली जो फ्रॉडस्टर्स रहते हैं वो शायद रात को ट्रांजेक्शन्स करेंगे, दिन में क्यों करेगा? और दिन में करेगा तो फिर क्या करेगा? जैसे तुम बोले छोटे छोटे ट्रांजेक्शन करेगा, तो एक छोटा ट्रांजेक्शन उसने $10 का या $5 का आज किया, अगला कब करेगा? कंटिन्यूअसली एक के बाद एक करेगा। तो फिर फ्रॉडस्टर्स की प्रॉपर्टी क्या हो गई? पहला तो हो सकता है रात में ट्रांजेक्शन करे आउट ऑफ बिजनेस आवर्स। दूसरी क्या हो गई? छोटे छोटे ट्रांजेक्शन, मल्टीपल ट्रांजेक्शन करे, बट एक के बाद एक कई सारे ट्रांजेक्शन करे। मे बी 1 घंटे में 10-12 ट्रांजेक्शन कर जाए, ताकि वो उसका ओपिनियन है, वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ।
आप अपना बताओ, मुझे नहीं पता, मतलब मैं कुछ सर्टिफाई नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे कि ऐसा होगा। पहला मैं कुछ जल्दी गया, उसके बाद आधे घंटे का टाइम हमें वाले यार ये ट्रांजेक्शन कैसे हुआ चेक करेगा, ऐसे कैसे बात नहीं है अकाउंट में कितना पैसा है। क्रेडिट कार्ड की बात करें भाई साहब, क्रेडिट कार्ड का इवेंट तो मालूम पड़ेगा, एक ही बात में मैक्स टू मैक्स लेने की जरूरत है। ये भी एक चीज है, पता नहीं भी चला तो नॉर्मली क्रेडिट कार्ड जो रहता है ट्रांजेक्शन करोगे क्रेडिट कार्ड में क्यों होती है, अब वो लगाते हैं नॉर्मली, मेरे कार्ड में नहीं है। एटीएम की बात नहीं करते हैं, लिमिट रहती है, एक लिमिट पासवर्ड पूछता है। अब मेरे कार्ड में तो एक बार में भाई मेरा तो 10 लाख 15 लाख की लिमिट है और मैं उसका ट्रांजेक्शन कर सकता हूँ, ठीक है, मैंने सेट नहीं किया है तो लिमिट तो फिर हाँ, तो वो सेट कर, पर क्या होता है कि कई सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों के ट्रांजेक्शन बहुत हाई होते हैं। अब मेरा क्रेडिट कार्ड का जो बिल रहता है नॉर्मली हर महीने करीब 70-80 हजार रुपए आता है, तो अगर मैं 5,000 10,000 की लिमिट सेट कर दूंगा तो क्या हो फिर वो कितनी बार लिमिट रिवाइज करवानी पड़ेगी, इसलिए सेट नहीं करते हम लोग। और इसी तरह से जो और भी दूसरे लोग रहते हैं कॉर्पोरेट में या फिर फिल्म इंडस्ट्री में या बॉलीवुड में, अब जैसे शाहरुख खान वगैरह है तो उसका जो क्रेडिट कार्ड है उसका जो स्वाइप हुआ, क्योंकि क्या हुआ था शायद कुछ सामान खरीद के ला रहा था, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था, वो दुबई से ला रहा था, तो रिस्ट वॉच वगैरह कुछ तो भी गिफ्ट हुआ था, तो कस्टम वालों ने पकड़ लिया था और उसका फाइन लगाया था, तो फाइन उसने अपने क्रेडिट कार्ड से पे किया था। अब फाइन जो था वो भी लाखों में था, 15 लाख 20 लाख, तो एक ट्रांजेक्शन 20 लाख का हो गया, तो फिर लिमिट लगा के तो कोई फायदा नहीं है क्रेडिट कार्ड। पता नहीं चलता, क्यों नहीं पता चलती नहीं चलता है भाई, तुम अगर मेरे कार्ड से तुम अगर 1 रुपए भी निकालोगे ना, उसका भी मेरे को मैसेज आता है। जैसे बड़े बड़े अपन एकदम से 3-4 ट्रांजेक्शन हो गए, फिर नजर में आएगा कि इतना एकदम से क्या हुआ है। छोटे छोटे नहीं आएंगे, 10 20 50 भाई, एक तो सीधी जब आते छोटे ट्रांजेक्शन का प्रॉब्लम है कि 10-10 डॉलर या 5-5 डॉलर की कितनी चिल्लर गिरी करोगे भाई, अगर आपने 10 ट्रांजेक्शन कर दिए 10-10 डॉलर के, तो कमाया कितना, $100, $100 को मल्टीप्लाई करो 80-85 से कितना आएगा, 8,000 रुपए, तो 7-8 हजार रुपए कमाए एक पूरा फ्रॉड करके, कोई बड़ा काम कर लिएगा तुमने, 8,000 रुपए तो कोई भी कमा लेता। ऐसा सर वो ऐसा रहता है कि जैसे ना मतलब एक बड़े बड़े अमाउंट 2-3 बार मदद कर रहे हैं तो अपने को बैंक से ही फोन आ जाता है कि आपके हाँ तो आने दो ना, बैंक का आ गया जो आ गया भाई, हमको कितना कमाना है, तो एक कार्ड के ऊपर तुम 1 लाख से ज्यादा निकालने की कोशिश करोगे भी नहीं, 1 लाख 2 लाख रुपए एक ट्रांजेक्शन में आ गए, या एक फ्रॉडस्टर मतलब एक फ्रॉड करने के बाद आ गए 1-1.5 लाख रुपए, दैट्स इनफ, दूसरे का कार्ड लो फिर। और अगर तुम बोल रहे हो कि छोटे छोटे 10-15 ट्रांजेक्शन करूंगा तो भी तुम 8,000 10,000 की बात करिए, कार्ड की लिमिट ही बहुत कम है और उसमें बड़ा ट्रांजेक्शन तो ऐसे गरीब लोगों के कार्ड चोरी कर ही कर रहे हो तुम भाई, नॉर्मली जो कार्ड रहते हैं वो बड़े करोगे तो जिसका फर्क नहीं पड़ता। हाँ, और कोई भी आपको बता दो क्रेडिट कार्ड में 5,000 10,000 की लिमिट सेट करके नहीं रखता, 50,000, तो ये तो बता रहे 10-10 डॉलर का हर बार करो, 50,000 की लिमिट पे हार्डली कोई करता है। नहीं लिमिट, अच्छा तुम दो दो चीजों में कंफ्यूज हो रहे हो, एक होता है क्रेडिट लिमिट, दूसरा होता है ट्रांजैक्शन लिमिट। क्रेडिट लिमिट 50 का कोई कार्ड होता है, 50,000 का कोई कार्ड नहीं होता है, वो जब 1 लाख भी कुछ नहीं होता है, मतलब ठीक है होता है बट कोई काम का नहीं होता है वो, ऐसा है वो, बस नाम का कार्ड है वो, ठीक है। नॉर्मली क्रेडिट कार्ड की जो मिनिमम लिमिट होती है 4 से 5 लाख रुपए तो होती है, फिर उसके बाद तो बढ़ती है उसके बाद तो, और ट्रांजेक्शन अपने को 1 लाख का करना है समझ लो, तो क्या प्रॉपर्टी हो जाएगी। पहली चीज तो चलो ठीक है, तुमने बोला छोटे ट्रांजेक्शन, बट मैं नहीं मानता कि छोटे ट्रांजेक्शन फायदा करेंगे। एक आपने बोला था कि रात के टाइम पे पॉसिबली टाइम एक फैक्टर हो सकता है, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन इज अ वंडरफुल कैच, तो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है तो ये एक रीजन हो सकता है, क्योंकि जैसे ही होगा, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स में लोग पकड़ नहीं पाते चीजों को, क्यों नहीं पकड़ पाते, क्योंकि इंटर बैंक हो जाता है, वो इंटर कंट्री हो जाता है, तो कंट्रोल नहीं बचता।
इंडिया के अंदर तो अगर किसी ने ट्रांजेक्शन किया हो तो आरबीआई को बता दो, आरबीआई क्या करेगा, फटाफट उसके बैंक से रिवर्ट भी करवा लेगा खुद ही। बट अगर वही जो है आरबीआई के कंट्रोल से बाहर चला गया, विदेश में चला गया, तो विदेश में आरबीआई का कंट्रोल नहीं है, तो वहां पे फिर आप कर सकते हो ट्रांजेक्शन। हुसैन, जया, कार्ड वगैरह आपने भी देखे होंगे। प्रतीक, बताओ कि और क्या प्रॉपर्टी हो सकती है फ्रॉडस्टर की। ये फीचर सिलेक्शन में काम आएगा इसलिए। और क्या हो सकता है, तो एक तो हो गया फॉरेन ट्रांजेक्शन, फॉरेन करेंसी में ट्रांजेक्शन। दूसरा हो गया अचानक से बहुत बड़े ट्रांजेक्शन। तीसरा, जो ट्रांजेक्शन करते हो वो कहाँ हो सकते हैं, वो ऐसी वेबसाइट पे करो जो वेबसाइट आप नॉर्मली यूज नहीं करते। जैसे मैं नॉर्मली जो यूज करता हूँ Amazon.in करता हूँ, बट अगर मैंने अचानक से कोई अजीब सी वेबसाइट के ऊपर ट्रांजेक्शन कर दिया बहुत बड़ा सा, तो वो एक रेड अलर्ट हो जाएगा कि भाई ये बंदा रेगुलरली तो यहाँ से एक्सेस करता है, स्पेंडिंग करता है, अचानक से यहाँ पे कैसे हो गया। तो वो उसके लिए होता है। तो एकदम से कुछ नई वेबसाइट पे ट्रांजेक्शन करना। दूसरा, आईपी एड्रेसेस को स्विच कर करके कुछ ट्रांजेक्शन करना। तो इस तरह की जो चीजें आती है, ये थोड़ा सा फ्रॉडस्टर्स की प्रॉपर्टीज होती है कि फ्रॉड लोग जो रहेंगे ये ट्रांजेक्शन कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये जो ऐसे पैटर्न होते हैं, ये पैटर्न आप लोग कैसे निकाल पाओगे, डेटा देख के तो आप निकाल नहीं पाओगे, ठीक है। बट अगर आपके पास डेटा कलेक्ट हो रहा है, तो कलेक्ट होते हुए जो लाखों ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उसमें से अगर कुछ इस तरह की प्रॉपर्टी मिलती है, तो उनको आप क्या कर सकते हो, आइसोलेट कर सकते हो यानी ट्रांजेक्शन को, कि ये जो है सस्पिशियस ट्रांजेक्शन है। और सस्पिशियस है तो फिर बैंक वाले क्या करते हैं, सस्पिशियस को उठाते हैं और आपको कॉल लगा के पूछते हैं कि आपने ट्रांजेक्शन किया है, राइट। तो ये जो होता है क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड पता करने का तरीका होता है। उसमें क्या करते हैं कि आपके जो ट्रांजेक्शन है वो सारे देखते हैं, और देखने के बाद फिर उनमें वन बाय वन पता करने की कोशिश करते हैं कि इसमें से कुछ अलग हो रहा है क्या। क्लियर। अब इसी के साथ में अगर बात की जाए, तो मुझे बताओ कि कितने क्रेडिट कार्ड हैं जिनमें फ्रॉड होता है, कितने परसेंट में होता है। हाँ, 0.1%, 1%, उससे ज्यादा नहीं होते हैं। मतलब क्रेडिट कार्ड फ्रॉड कितने लोगों ने सुन लिया है, कितने लोगों के साथ हुआ होगा। मेरे साथ भी हुआ है, तो वंस इन अ लाइफ टाइम हुआ है, और वो भी तब जब मैंने अभी तक मैं भी हजारों ट्रांजेक्शन कर चुका हूँ, उसमें से एक बार मेरे साथ ये हुआ है। ठीक है, सबके साथ भी जो होता है वो हजारों ट्रांजेक्शन में से कहीं एक आधी बार। हाँ, समझ नहीं तो आप नहीं आता क्या आपके साथ बोला क्वेश्चन एक बार? जवाब कर रहे मैंने शायद, तुमने वो कहानी नहीं सुनी होगी कि मैं मेरे साथ जो ट्रांजेक्शन हुआ था बड़ा अजीब सा हुआ, इसलिए मुझे समझ नहीं आया। रेगुलर नहीं था ना, रेगुलर होता है एक बार में तो मैं तो पहचान जाता हूँ कि कौन गड़बड़ कर रहा है ना। मैंने ट्रांजेक्शन किया, गलती मेरे से हुई। हुआ क्या था कि यूएस में था, यूके में था मैं, तो यूके में ब्लैक फ्राइडे होता है, नया भी बनने लग गया आजकल। तो ब्लैक फ्राइडे जो था उस पे सेल लगती है बहुत सारी। अब उस टाइम पे मुझे एक हाई कॉन्फ़िगरेशन वाला लैपटॉप चाहिए था, तो मैं खरीद ही रहा था। अब होता क्या है कि यूएस में वो महंगे, यूके में महंगे मिलते हैं बहुत, यूएस में सस्ते मिलते हैं, यूके में बहुत महंगे मिलते हैं। तो मैं हाई कॉन्फ़िगरेशन ढूंढ रहा था। मैंने जब इंटरनेट से देखना शुरू किया, तो अचानक से मुझे एक अच्छा लैपटॉप दिखा जो कि अपने एक्चुअल प्राइस से कुछ 20 या 30% ऑफ पे था, विच इज अ फेयर अमाउंट। मतलब मुझे ऐसा शक नहीं हुआ कि कोई बहुत बड़ा डिस्काउंट दे रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा डिस्काउंट मतलब नकली होगा, ऐसा समझ में आ जाता है। तो वो भी नहीं था, और ऐसा भी नहीं था कि बहुत कम डिस्काउंट दे रहा है कि यार 2-5% छोड़ो यार कभी भी मिल जाएगा, ऐसा भी नहीं था। मतलब वो ऐसा एकदम अमाउंट था कि आदमी को देखते लालच आएगा और शक भी नहीं हो। वही मेरे साथ भी हुआ कि हाँ यार अच्छा डिस्काउंट है, विच इज नॉट टू हाई। बहुत ज्यादा होता तो मुझे शक हो जाता है कि ये नकली होगा, और बहुत कम होता तो मुझे लगता है कि ठीक है यार छोड़ो। तो वो एक एकदम सही स्वीट स्पॉट था, जो कि ट्रांजेक्शन मतलब उसमें डिस्काउंट पे था। तो मैंने क्या करा, और वो जो एडवर्टाइजमेंट था वो मुझे आया था फेसबुक। तो फेसबुक पे हमारे पास एडवर्टाइजमेंट आती है, अपन क्लिक करते तो यूआरएल की तरफ रिडायरेक्ट होता है। मेरा भी वही हुआ, एक ई कॉमर्स साइट थी, उस पर रिडायरेक्ट हो गया, विच वॉज लुकिंग लाइक अमेजन। अमेजन नहीं थी ऑफ कोर्स, बट अच्छी एक वेबसाइट दिख रही थी, लुक एंड फील में वेल डिजाइन वेबसाइट थी वो। उसके ऊपर सारा जो भी प्रोसेस होता है वो सब एनेबल था, पेमेंट गेटवे और जो भी हो सकता था। मैंने उस पर क्लिक किया, चेकआउट किया। चेकआउट करने के बाद 2-4 बार मैंने सोचा, इधर उधर देखा, दो तीन दूसरे प्रोडक्ट भी देखे, सब चल रहे थे, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने जैसे चेकआउट करके ट्रांजेक्शन किया, पेमेंट किया, पेमेंट के लिए कंफर्मेशन आया, कंफर्मेशन के बाद थैंक यू वगैरह के जो मैसेज आते हैं वो सब आए, और फिर उसके बाद मैं उसको क्लोज करा और क्लोज करके बाहर आ गया।
फिर मुझे लगा अरे यार मैंने डिलीवरी डेट तो देखी नहीं कि कब होने वाली है, एड्रेस तो देखा नहीं, तो मैं वापस जाके उस वेबसाइट के ऊपर डिलीवरी डेट वगैरह देख के इंस्ट्रक्शन डालने की कोशिश कर रहा था, पर जैसे ही मैंने करने की कोशिश करी तो वेबसाइट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी। मतलब उतनी देर के लिए बस वो वेबसाइट थी, और देन उसके बाद वो जब रन किया वेबसाइट को तो वो दिखी ही नहीं मुझे, वेबसाइट ही गायब हो गई पूरी की पूरी। देन आई रियलाइज कि यार कुछ तो गड़बड़ हुआ है, और तब उसके बाद उस वेबसाइट को मैंने 4-5 बार अलग अलग तरीके से एक्सेस करने की कोशिश करी, नहीं हुआ। तो इससे इससे मुझे समझ आया कि कहीं तो गड़बड़ हुआ है। अब इसमें बताओ मेरा क्या दोष था? मुश्किल है, ठीक है। फिर उसके बाद उसका ट्रांजेक्शन के लिए मैंने रिपोर्ट करा आईसीआईसीआई में, तो उन्होंने बताया कि चाइनीज कुछ तो भी लोकेशन से इनिशिएट हुआ था ये ट्रांजेक्शन, तो वहां पे चला जा चुका है। कंप्लेंट वगैरह लॉन्च करी उन्होंने, बट कुछ नहीं। तो इस तरह की चीजें हो सकती है, आप लोग भी ध्यान दे सकते हैं। एनीवेज, तो अभी हमारे पास जो केस है उसको आगे बढ़ते हैं। तो क्रेडिट कार्ड में हम लोगों ने प्रॉपर्टीज देखनी है उसकी, और प्रॉपर्टीज देखने के लिए मैंने क्या करा, तो सबसे पहले मैंने जो डेटा था ये केगल का डेटा लिया है, मतलब जो डेटा है उसका सोर्स है https kaggle.com। इसको ओपन करके दिखाता हूँ। क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन, ये वाला केस स्टडी जो हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पे से डेटा मैंने लिया हुआ है। ठीक है, ये डेटा है 150 MB का, क्रेडिट कार्ड .cs। ठीक है, आप लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फ्रॉड डिटेक्शन में न्यूरल नेटवर्क के थ्रू करने की कोशिश करूंगा, आप लोग चाहें तो नॉर्मल क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम के थ्रू इसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके अंदर बहुत रेगुलर से प्रोसेस कर रहा हूं मैं। सबसे पहले टेंसर फ्लो चेक कर रहा हूँ कि टेंसर फ्लो 2.0 से ऊपर वाला है क्या। अभी कोलैब जो है वो कनेक्ट हो रहा है इससे। तो जैसे मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स होते हैं अलग अलग, जैसे इसके भी होते हैं डीप लर्निंग के भी अलग अलग एल्गोरिदम्स होते हैं। हाँ होते हैं ना, उसमें भी होता है CNN, RNN, GRU, LSTM, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। तो ये हो गया है। फिर उसके बाद मैंने कुछ सेट ऑफ लाइब्रेरीज है, पंडास, नमपाई, साइकिट-लर्न, स्ट्रेन, स्प्लिट, प्री प्रोसेसिंग, ये सभी लाइब्रेरीज आप पहले से जानते हैं। इसको भी लोड कर ली सभी लाइब्रेरीज को। फिर मैंने क्या किया, तो फिर मैंने जो भी डेटा था मेरी गूगल ड्राइव में था, तो उससे वहां से लोड करना, तो इसमें इसलिए मैंने गूगल ड्राइव को माउंट किया है। माउंट होगा गूगल ड्राइव, ये देखो। अब ये देखो, जैसे ही मैंने इसको लोड करने की कोशिश करी, ड्राइव को माउंट करने की कोशिश करी, इसने बोला कि गूगल ड्राइव पे हम लोग जाएंगे, एक्सेस परमिशन इसने लिया। जैसे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे अलाउ किया, ऑटोमेटिकली मेरी जो ड्राइव है वो यहाँ पे माउंट हो जाएगी। ये देखो, अभी तक हो रही है माउंटेड। ठीक है, जिसे रिफ्रेश किया है देखो ड्राइव आ गई है। अब मुझे यहाँ से मेरा डेटा उठाना है, तो मैंने जो डेटा था वो स्टोर करके रखा है इस पाथ पे। कहाँ पे? कंटेंट ड्राइव, माई ड्राइव, समथिंग समथिंग, इतना बड़ा जो फोल्डर का नाम है उसमें। अब मैंने क्या किया है, या तो मैं डायरेक्टली read_csv कर सकता था, डेटा सेट इज इक्वल टू read_csv, एंड देन उसके बाद पूरा वो नाम वो दे सकता था। उसी का एक और दूसरा तरीका सिखा रहा हूं मैं, एक और अच्छी चीज है, अगर आप चाहें तो इस तरह से प्रोजेक्ट पाथ सेट होते हैं। तो प्रोजेक्ट पाथ नाम का एक वेरिएबल आपने लिया, और उसके अंदर प्रोजेक्ट पाथ, और उसमें फिर ये पाथ को मेंशन कर दिया। ठीक है, एंड देन ये यहाँ पे मेंशन कर दिया, कुछ नहीं करा मैंने, एक वेरिएबल डाल दिया यहाँ पे। इस वेरिएबल में प्रोजेक्ट पाथ की वैल्यू है। तो आप तो या तो ऐसे करो, या फिर सीधे उठा के इसको इधर से इधर रख दो। तो जैसे ही आपने रखा, इसने एरर दे दिया, क्योंकि मैंने ये रन करना भूल गया। तो पहले प्रोजेक्ट पाथ, देन दिस, एंड देन दिस। तो इससे मेरे पास डेटा में पूरा जो डेटा है वो आ जाए। रन करके दिखाता हूँ। ऐसे एक वेरिएबल लिया है, आप चाहो तो डायरेक्ट पुट कर कुछ भी। में प्रोजेक्ट पाथ में तो ब्लैंक है ना, बाद में बनेगा ना वो। हाँ, बस उसमें यहाँ पे ये डेटा फाइल की जगह नाम देना पड़ता है, वो चल जाता है। फिर हेड किया तो अब ये देखो टाइम दिख रहा है, V1, V2, V3, V4 अप टू V9, और ये V21, तो सारी फील्ड दिख रही है। मतलब आपका जो डेटा सेट है वो कुछ इस तरह से अजीब सा दिख रहा है। ठीक है, अलग अलग इसके अंदर वेरिएबल्स है, कॉलम्स। सबसे पहला अगर आप देखें तो टाइम नाम का एक वेरिएबल है जो कि सही नहीं दिख रहा है, तो उसको ड्रॉप कर सकते हैं।
ड्रॉप कर दिया आपने, मिसिंग वैल्यू ड्रॉप कर दी, ठीक है। अब इसमें x और y को आप अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो x वाला डेटा आपको लेना है, तो x डेटा ilog एंड देन आखिरी वाला कॉलम, हमारा x वाला डेटा क्या है, ये वाला कॉलम क्लास। क्लास मतलब क्या है कि ये फ्रॉड है या रेगुलर। क्या फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन ज्यादा होते हैं या रेगुलर वाले ज्यादा होते हैं? रेगुलर में से बहुत कम फ्रॉडुलेंट होते हैं, मतलब फ्रॉडुलेंट 1% या उससे भी कम ट्रांजेक्शन होते हैं। तो हमारा जो x वाला जो फील्ड है, x वाली कौन कौन सी फील्ड होगी यहाँ पे, x वाले कौन कौन से वेरिएबल होंगे? क्लास को छोड़ के सब क्लास को छोड़ के बाकी पूरा क्या समझ में आया कंप्यूटर ऑफ करना है यार, फिर एक बार वीडियो इवन क्या समझेगा कि कौन सा, हाँ करेक्ट। अभी हमारे पास नाम नहीं है, बट वो डेटा सेट में नाम रहता है, तो आप ये डिसीजन ले सकते हैं, अभी नहीं ले सकते अलग डिसीजन, तो यू कैन ड्रॉप इट। आप कुछ इसमें अभी कह नहीं सकते, सिर्फ इसमें ये हमारे पास है अमाउंट नाम का, वो एक रेगुलर वेरिएबल है, बाकी क्या है ये हमको नहीं पता, क्या करें, दैट इज द लिमिटेशन ऑफ डेटा। तो देन हम ड्रॉप नहीं करेंगे, हम छोड़ देंगे किसके ऊपर, न्यूरल नेटवर्क पे। कि तुम डिसीजन लो। मशीन लर्निंग होता तो हम ऐसा कर सकते थे क्या? नहीं कर सकते थे, मशीन लर्निंग में ऐसा नहीं कर सकते थे, न्यूरल नेटवर्क खुद का डिसीजन ले लेगा। हाँ, है ना। तो यहाँ पे डेटा अब एक्स वेरिएबल चाहिए था, तो एक्स वेरिएबल हमारा क्या है, तो एक्स वेरिएबल y को छोड़ के जितने भी है सब एक्स वेरिएबल है। तो डेटा डॉट आई लॉग, रो तो सभी चाहिए, कॉलम्स में अगर आप बात करेंगे तो सिर्फ ये आखिरी वेरिएबल छोड़ के आपने बाकी सब जो था उसको एक्स डेटा बना दिया, ठीक है। शेप में देखा कितने हैं, तो ये 2,84,000 रिकॉर्ड्स है आपके पास, 2,85,000 रिकॉर्ड विच इज क्वाइट हाई, और 29 कॉलम्स, ठीक है। फिर हेड कर लिया, अब देखा कि आपके पास सिर्फ एक्स एक्स वाले आ गए क्या, हाँ एक्स वाले हैं, वाई वाला हट गया। वाई वाला कहाँ गया, उसको छोड़ना नहीं है, तो हमने वाई डेटा नाम का एक वेरिएबल लिया, उसमें सेव करके रख लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास वाई डेटा भी आ गया। अब क्या करना है, तो अब एक्स और वाई आ गया, तो उसके बाद क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं। तो स्प्लिट कर रहे हैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट से, तो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कॉल किया, उसमें एक्स डेटा वाई डेटा कॉल किया, टेस्ट साइज जो था वो 20% लिया, मतलब टेस्टिंग डेटा 20% है, रिमेनिंग 80% है, ठीक है। एक्स ट्रेन वाई, एक्स टेस्ट वाई ट्रेन वाई टेस्ट, ठीक, ये आ गया। फिर एक्स ट्रेन प्री प्रोसेसिंग नॉर्मल। अब आपने क्या किया, ये सब होने के बाद में, ये सब होने के बाद में आप ये देखो कि एक्स ट्रेन में क्या आया है। एक्स ट्रेन में हमारे पास ये डेटा है। अब ये जो डेटा है एक्स ट्रेन में, इस डेटा की क्या प्रॉब्लम दिख रही है कि ये पूरा जो है वो ओवरऑल डेटा है, मतलब यहाँ पे ये वैल्यूज बड़ी हैं, यहाँ पे छोटी है, ठीक है। यहाँ पे एक अमाउंट नाम की फील्ड होगी, ये अमाउंट नाम की फील्ड अगर आप देखोगे तो ये भी बहुत डिफरेंट है। ये सब तो 0 1 0 1 के बीच में दिख रहे हैं, बट ये अजीब सा दिख रहा है। तो क्या करो, जैसा मैंने बताया था कि अगर वैल्यूज मैग्नीट्यूड में डिफरेंस दिख रहा है, वैल्यूज में डिफरेंस दिख रहा है, तो क्या करते हैं, उसको नॉर्मलाइज करके एक जैसा कर देते हैं। तो वही कर रहे हैं, प्री प्रोसेसिंग डॉट नॉर्मलाइज में ट्रेनिंग डेटा को नॉर्मलाइज करने की कोशिश। पर्टिकुलर को भी तो नॉर्मलाइज कर सकते हैं, क्योंकि बाकी सबको लगभग नॉर्मलाइज ही है, कौन, बाकी वेरिएबल्स अमाउंट को बस छोड़ के, तो वो फिर एक में नहीं होगा ना, एक में वो बढ़ जाते हैं ना। अच्छा हाँ, वो लेवल डिफरेंस, करेक्ट, ठीक है। तो नॉर्मलाइज आपने कर दिए। अब नॉर्मलाइज करने के बाद मॉडल क्रिएट करना, और मॉडल क्रिएट करने के क्या स्टेप्स होती है, ऑब्जेक्ट इंपोर्ट ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट, जागो जागो, ये मशीन लर्निंग नहीं पढ़ रहे हैं, न्यूरल नेटवर्क पढ़ रहे हैं। तो क्या हो नॉर्मलाइज किस लिए होता है, क्या होता है नॉर्मलाइजेशन? डेटा मतलब कि जो जो उसमें डेटा है वो बहुत ज्यादा या तो कम है, उसको नॉर्मलाइज करते हैं ना, स्टैंडर्डाइज 0 से 1 के बीच में करते हैं। लेवल के नाम मिन मैक्स स्केलिंग पता था ना, स्केलिंग एंड नॉर्मलाइज, तो स्केलिंग ही तो है नॉर्मलाइजेशन। 0 1 के बीच में कोई ज्यादा वेरी करता है तो उसको स्केल अरे किलोमीटर में था तो सबको, जैसे कोई किलोमीटर में था, कोई मीटर में था, तो मीटर में कर दिया पूरा, इसको हम बोलते हैं।
जैसे नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड में फर्क आता है ना डेटा के, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू में फर्क आता है ना। जैसे ये वैल्यू है, ये कितनी है 1200 है, और ये कितनी है सब इसके पास वाली 1 से 2 के बीच में, जो कि बहुत कम वैल्यूज है। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन क्यों करते हैं कि सबको एक जैसे स्केल पे डालने के लिए, सबको एक जैसे वैल्यूज लाने के लिए, इतना बड़ा गैप ना रहे वैल्यू के अंदर। नहीं तो क्या करेगा, ये पूरा डोमिनेट कर देगी, वाली वैल्यू जो रहेगी पूरे एनालिसिस को डोमिनेट कर देगी, इसलिए नॉर्मलाइजेशन करते हैं। ठीक है, हाँ हम बात कर रहे थे मॉडल क्रिएट करने की स्टेप्स क्या थी। सर अपन क्लासिफायर बनाते थे ना इक्वल टू सीक्वेंस पे, पर टेंसर फ्लो में से टेंसर फ्लो के नाम से क्लासिफायर होता काम मुझे तो वो उसके क्लासिफिकेशन कॉलम के लिए करेंगे। करेक्ट, तो सबसे पहले केरास पे इंपोर्ट करो, देन सबसे पहले ये जो बॉक्स रहता है ये क्या होता है, सीक्वेंस सीक्वेंशियल मॉडल। सीक्वेंस हाँ तो सबसे पहले सीक्वेंशियल मॉडल को इंपोर्ट किया। सीक्वेंशियल मॉडल मतलब ये ब्लैंक बॉक्स, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसके अंदर आप लेयर्स डालना शुरू करते हैं, लेयर्स डालते हैं। लेयर्स में एक होती है आपकी क्या, इनपुट लेयर, बाकी होती है हिडन लेयर होती है, देन होती है आपकी आउटपुट लेयर। तो ये सब लेयर आपको डालनी है। ठीक है, कैसे डालते हो, तो ये डेंस फंक्शन के थ्रू डालते हो, डेंस लेयर। ठीक है, यही होता है। देन उसके बाद अगली स्टेप क्या होती है, ये तो आपने मॉडल बना लिया, फिर उसके बाद अगली स्टेप क्या होती है, कंपाइल करते हो मॉडल को। कंपाइल के बाद क्या होते हो, देन फिट और प्रिडिक्ट करते हो। ठीक, ये डीप लर्निंग यानी न्यूरल नेटवर्क मॉडल बनाने की स्टेप्स थी। तो वही कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहले सिक्वेंशियल मॉडल इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ये रहा सिक्वेंशियल मॉडल हो गया। ठीक है, ये इंपोर्ट करने के बाद फिर उसके अंदर क्या करोगे आप, लेयर्स डालोगे। लेयर्स डालोगे तो जो इनपुट लेयर रहेगी उसमें कितने न्यूरॉन्स होंगे, जितने एक्स वेरिएबल है। तो एक्स वेरिएबल अगर हम देखेंगे तो हमारे इनपुट लेयर में कितने न्यूरॉन है, 29 एक्स वेरिएबल हमारे पास थे। तो इनपुट शेप आपने क्या कर दिया, 29 एक्स वेरिएबल्स के बराबर। ठीक है, एक्टिवेशन फंक्शन कौन सा लगता है, कहाँ पे और क्यों, इनपुट 29 क्यों डाला है, समझ में आया। जितने वेरिएबल रहेंगे उतने ही न्यूरॉन आपके शुरुआत में रहते हैं, तो वो तो एक्टिवेशन फंक्शन रेल्यू क्यों, कहाँ रेल्यू लगता है, कहाँ सॉफ्टमेक्स लगता है, कहाँ जो रहता है दूसरा लगता है, सब भूल गया फिर से। नहीं, रेलू कैसा दिखता है, रेलू कैसा होता है, एकदम स्ट्रेट नहीं रहता, एकदम स्ट्रेट रहता। कैसा होता है रेलू, हाँ 0 और 1 में नेगेटिव से स्टार्ट होता है, नेगेटिव में रहते ही नहीं। नेगेटिव में रहता है ना, नेगेटिव में 0 रहता है। रेलू कैसा होता है, भूल गए साहब, कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते तुम लोग। ये रेलू, नेगेटिव मतलब 0 ये रेलू है आपका, बढ़ा देता है। ये रेलू है। तो रेलू की क्या प्रॉपर्टी है, नेगेटिव में 0 रहता है, नेगेटिव में सब जगह पे 0 होता है ना। कोई नेगेटिव बोले तो कि x की सभी नेगेटिव वैल्यू, मतलब x की वैल्यू अगर 0 से कम है तो इसके अंदर y की वैल्यू कितनी होती है, 0। ये तो ये हो गया। और अगर x की वैल्यू 0 से ज्यादा है तो y की वैल्यू बढ़ जाती है, y की वैल्यू कितनी होती है, डायरेक्टली उतनी ही तो फिर y इक्वल टू x होती है, उतनी ही जितनी ही x रहेगी। जितनी x उतना y। तो ये रेलू फंक्शन की डेफिनेशन ही है डायरेक्ट। अगर x की वैल्यू लेस देन या इक्वल टू 0 है तो ये 0 हो जाता है, एंड देन अगर x की वैल्यू 0 से ज्यादा है तो ये x इक्वल टू y वाली लाइन को फॉलो करता है। सर ये डेटा सेट में बहुत सारी नेगेटिव वैल्यूज थी, अरे वो तो x की थी। हाँ तो x की नेगेटिव वैल्यूज के लिए क्या करेगा ये, हाँ तो 0 है ना, ठीक है ना, क्या दिक्कत है। पर रेलू क्यों, पहली चीज तो ये है इनपुट लेयर्स पे, ये भी बताया था मैंने।
तो वही तो है ना, हाँ, तो हेडर लेयर पे भी यूज करते हैं। हिडन और इनपुट पे तो कर रहे हैं, आउटपुट पे थोड़ी कर रहे हैं। फाइनली इनपुट से अगला वाला तो हिडन ही जाएगा ना। तो रेलू क्यों है, तो रेलू वही यहाँ पे हमारे पास कंटिन्यूअस वैल्यू दे रहा है ना आउटपुट में, x इक्वल टू वाई, अगर x इक्वल टू 1 तो ये y की वैल्यू भी 1, x इक्वल टू 2 तो y की वैल्यू भी 2, x की वैल्यू 2.5 तो y की वैल्यू भी 2.5 ही रहेगी रेलू फंक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसलिए रेलू का यूज करते हैं कि भाई अगर आप डायरेक्ट इनपुट जो वेरिएबल है आपका कंटिन्यूअस वेरिएबल डालते हो तो आउटपुट भी कंटिन्यूअस ही मिलता है। और हिडन में आप क्या कर रहे हो, सिर्फ लर्निंग कोशिश कर रहे हो, लर्निंग प्रोसेस रन करने की कोशिश कर रहे हो। तो लर्निंग में जो आपने इनपुट दिया है उसमें कोई बहुत ड्रास्टिक चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। जबकि जो दूसरा होता है, कौन सा, सिग्मॉइड, सिग्मॉइड ऐसा होता है, सिग्मॉइड ऐसा मतलब कि अगर x की वैल्यू हमारे पास 0 से ज्यादा है, x 0 से ज्यादा है तो ये कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। फाइनली क्लास क्लासिफिकेशन और अगर x की वैल्यू 0 से कम है या बराबर है तो क्या करता है ये, 0। तो ये हमारा सिग्मॉइड फंक्शन का डेफिनेशन है। तो सिग्मॉइड फंक्शन में y की वैल्यू कितनी है, हाँ, तो आइदर 1 या 0। तो अगर आपने वो सिग्मॉइड यहाँ पे पास कर दिया इनपुट लेयर्स पे, तो इनपुट लेयर में सिग्मॉइड फंक्शन कर दिया, इसका मतलब जो भी आपका इनपुट वेरिएबल्स की वैल्यू आ रही है वो या तो 0 या 1 में कन्वर्ट हो जाएगी। इनपुट सारे वेरिएबल्स, सब सारे इनपुट वेरिएबल की वैल्यू 0 या 1 में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर अमाउंट है तो अमाउंट फील्ड की वैल्यू क्या 0 या 1 कर दूं मैं, क्यों, उससे क्या फर्क आ रहा है, अमाउंट 0 या 1 तो कुछ हो ही नहीं सकता ना, मतलब लॉजिकल थोड़ी है अमाउंट। इसलिए आपको जो भी इनपुट वेरिएबल है उसको उसके ओरिजिनल फॉर्म में रखने के लिए रेलू की जरूरत पड़ती है इनपुट लेयर्स में। आउटपुट में ऑफ कोर्स आपका आउटपुट जो रहेगा आइदर 0 या 1 करते हो तो समझ आता है कि फ्रॉड है या नहीं है। तो इसलिए आउटपुट लेयर जो रहती है उसमें आपको सिग्मॉइड फंक्शन रखोगे वो फायदा होगा, वहां पे रेलू नहीं रखते हैं। और इनपुट में रेलू पे रखते हैं, सिग्मॉइड को नहीं। समझ आ गई बात। तो अब हम लोगों ने यहाँ पे इसलिए इनपुट शेप 29 डाला क्योंकि 29 इनपुट वेरिएबल थे। एक्टिवेशन फंक्शन जो हिडन लेयर से उसमें तो रेलू ही रखते हैं तो रेलू रखा। एंड देन आउटपुट कितना रखा आपने, 64। आउटपुट क्या रखा, 64। आपकी मर्जी है, ज्यादा रखोगे ज्यादा चीजें लर्न करने की कोशिश करेगा तो यू कैन बैलेंस इट। 64 न्यूरॉन आपने हिडन में बना दी, तो ये पहली हिडन लेयर हो गई। अब पहली लेयर है ना इनपुट लेयर बन गई। अब ये इनपुट लेयर के बाद अगली लेयर कौन सी होगी, हिडन। तो ये हिडन में क्या करा आपने, इनपुट कितना आएगा, इनपुट कितना डालूं हिडन में, नहीं डालने की जरूरत है क्योंकि वो तो यहाँ से आता है। तो यहाँ पे 64 थे, हाँ, तो ये 64 थे तो 64 यहाँ पे रहेंगे, इसलिए कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। बट आउटपुट में तो बताना पड़ेगा कि आउटपुट में हम इसमें से 64 लेके 128 बनाएंगे। आपकी मर्जी है, आप बढ़ा रहे हो उसको तो बढ़ा लो, कम करना कम भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। चेक करो एक्सपेरिमेंट कर करके कि पहली के बाद दूसरी में बढ़ाने में फायदा होता है, कम करने में होता है। लॉजिक लगाने की कोशिश करो उसके अराउंड। ठीक है, एक्टिवेशन फंक्शन फिर से रेलू ले लिया आपने, हिडन लेयर हो गई। तो उसके बाद बैच नॉर्मलाइजेशन करके जो फंक्शन है वो लगा दिया डेटा को नॉर्मलाइज करने के लिए पूरा की पूरा। इट आल्सो एक्ट्स एज अ लेयर, ये भी अपने आप एक लेयर की तरह काम करता है। ठीक है, यहाँ पे बैच नॉर्मलाइजर के आए बैचेस में वो छोटे छोटे पार्ट बैचेस में डेटा को नॉर्मलाइज कर रहे हैं, वो बैच नॉर्मलाइजर। ठीक है, ड्रॉप आउट। अब ये ड्रॉप आउट क्या होता है, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है। ड्रॉप आउट लेयर क्या होती है, तो आपने क्या करा, ये तीन आपके इनपुट न्यूरॉन थे या इनपुट वेरिएबल थे और ये बाकी के वेरिएबल थे। आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो, सिस्टम को लर्न करवाने की कोशिश कर रहे हो। लर्न करवाने के लिए आपने क्या करोगे, हर न्यूरॉन को हर दूसरे न्यूरॉन से ऐसा कनेक्ट कर दो, करोगे। ठीक है, डिसीजन ट्री का प्रॉब्लम क्या था, ओवरफिटिंग। क्यों, फुली ग्रोन ट्री के कारण ओवरफिटिंग। फुली ग्रोन ट्री का क्या प्रॉब्लम था,
नहीं तो क्यों ओवरफिटिंग में करता था वो? हाँ मतलब वो इररिलेवेंट लॉजिक पे भी लर्निंग करता था या इररिलेवेंट फीचर्स पे भी लर्निंग कर लेता था? इररिलेवेंट फीचर्स पे भी लर्निंग कर लेता था। अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं डिसीजन ट्री में बार बार ट्री को लर्न करवाता रहूंगा, जैसे अपना न्यूरल नेटवर्क भी है, न्यूरल नेटवर्क को भी मैंने अगर 5 बार ट्रेनिंग किया तो क्या होगा? न्यूरल नेटवर्क को डिजाइन किया और 5 बार ट्रेनिंग करा, 5 पक चलाए तो क्या होगा? ट्रेनिंग अच्छी होगी, बुरी होगी, क्या होगी? अच्छी हो सकती है, होगी है ना? ट्रेनिंग हाँ, मतलब 5 पक चलाए तो उसका क्या मतलब है? सर वो 5 बार ट्रेन कर सकते हैं। हाँ वो सब मेरे को पता है, तो उससे ट्रेनिंग अच्छी हुई बुरी हुई, क्या हुआ? अच्छी 5 बार में, तो मयंक ने 10 बार चलाए, अब मयंक की अच्छी हुई कि आपकी ट्रेनिंग अच्छी हुई? सर वो बदल गया, कांस्टेंट आ रही है आपकी। कंडीशंस मतलब और नॉर्मल बातें करो, सब्जेक्टिव मत बोलो। 10 बार में ट्रेनिंग अच्छी होगी या 5 बार में अच्छी होगी? अरे आपको अगर एपॉक डालना है यहाँ पे, इसी में भी एपॉक डालना, कितना एपॉक डालोगे? कितनी बार एपॉक? हाँ 10 क्यों? हाँ हाँ तो ये 10 बहुत अच्छा होता है क्या, ज्यादा होता है क्या? हाँ मतलब बैलेंस्ड होता है क्या 10? 10 क्यों डालते हैं हम लोग यहाँ पे एपॉक? वो तो इसलिए कि टाइम नहीं लगे मुझे समझाने में आप लोगों को। पर 10 में कोई ट्रेनिंग होती है क्या? तो फिर क्योंकि कोई भी इमेज प्रोसेस मतलब कुछ भी प्रोसेसिंग होती है तो मल्टीपल टाइम मतलब कई बार वो प्रोसेस करता है भाई, अब वो 100 बार भी हो सकती है, हाँ तभी बेस्ट रिजल्ट मिलता है आपको। मतलब ज्यादा एपॉक मतलब अच्छे रिजल्ट, हाँ, या कम एपॉक मतलब ज्यादा रिजल्ट? बैलेंस। तो इसका मतलब कि आप जो ट्रेनिंग कर रहे हो वो बहुत ज्यादा भी मत करो और बहुत कम भी मत करो। तो ट्रेनर की साइज भी डिपेंड करता होगा ना, हाँ कैसे? मतलब जैसे कितना इनपुट है, हाँ उस इनपुट के हिसाब से वो हर एक चीज को चेक करेगा, क्योंकि उसकी अगेन मैं बोल रहा हूँ सब्जेक्टिव चीज बातें मत करो मेरे कि उस इनपुट के हिसाब से, वो नहीं, जनरल चीज बताओ। हाँ इनपुट ज्यादा है तो क्या होगा? वही पूछ रहा है, इनपुट ज्यादा है तो शायद नंबर ऑफ टाइम अपन को उसको ज्यादा करना। ज्यादा करना। आप ये बोल रहे हो कि ज्यादा इनपुट वेरिएबल डालेंगे तो ज्यादा इपॉक डालने पड़ेंगे, ऐसा होगा क्या? इनपुट वेरिएबल ज्यादा तो ज्यादा इपॉक क्यों? कम ज्यादा क्यों नहीं, मतलब ऐसा क्यों नहीं? वही इररिलेवेंट फिर वापस लर्न चलेगा। भाई अगर मेरे पास 50 फीचर्स है, अरे आप लोगों से ही मैंने बातें करी और मैंने आपको 50 कंसेप्ट सिखा दिए, तो एक बार में सीख जाओगे? एक कंसेप्ट एक बार में सिखाया तो सीख जाओगे क्या? हाँ 50 कंसेप्ट को सिखाने के लिए मेरे को उसको कितनी बार रिपीट करना पड़ेगा? 3 या 4 बार? 50 बहुत ही बड़े वाले हो तुम कि 50 कंसेप्ट बार रिपीट करो। 50 कंसेप्ट तो हो सकता है 4-5 बार 6 बार सिखाऊंगा, सीख जाओगे। तो यानी क्या हो रहा है, ज्यादा फीचर है तो ट्रेनिंग सीखने में ज्यादा आपको प्रिपरेशन करने पड़ेगी, है ना? तो बात जो उसने बोली मयंक ने कहीं ना कहीं तक तो लॉजिकल दिखती है। भाई ज्यादा फीचर्स डालोगे तो कॉम्प्लेक्स चीजें बढ़ जाएगी ना, चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। भाई एक कंसेप्ट सिखा रहा हूँ तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, 10 कंसेप्ट सिखाऊंगा तो कंसेप्ट हो जाएंगे कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स है तो सीखने में आपको टाइम लगेगा, टाइम लगेगा मतलब बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, यानी बार बार इपॉक डालने पड़ेगी। ठीक है, तो ज्यादा इनपुट वेरिएबल आपने डाला तो इपॉक क्या हो जाएंगे? शायद आपको ज्यादा रन करनी चाहिए उस केस में। कम इनपुट वेरिएबल है, छोटी सी सिंपल सी चीज है, एक ही वेरिएबल है उसके ऊपर लर्न करना है, तो ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। कम इपॉक मतलब 5-7 इपॉक में काम हो जाएगा, 10 इपॉक में हो जाएगा, मे बी 15 इपॉक, राइट? तो कॉम्प्लेक्स ज्यादा इपॉक मतलब ज्यादा न्यूरॉन है, ज्यादा इनपुट वेरिएबल मतलब क्या? ज्यादा न्यूरॉन। इनपुट वेरिएबल मतलब क्या होता है? ज्यादा इनपुट वेरिएबल कहाँ होते हैं? इनपुट लेयर पे। अब यहाँ पे कितने इनपुट वेरिएबल है, कितने फीचर्स है? 29 फीचर्स है। यहाँ पे 3 फीचर है ना, डेटा में 29। ओके, ये तो इनपुट लेयर है ना, तो यहाँ पे तो 3 ही फीचर है ना आपके पास। अब ये जो 3 फीचर है तो इसको लर्न करवाने में आपको ज्यादा रन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट यहाँ पे अगर मैं फुल्ली कनेक्टेड का बोलता हूँ तो फुल्ली कनेक्टेड का क्या मतलब होता है? एक नोड दूसरे नोड से
मतलब पूरा क्रॉस कनेक्शन होगा। हाँ, पूरी तरह से हर नोड हर दूसरे नोड से कनेक्टेड रहे। ठीक है, मतलब क्या कि हर न्यूरॉन को आगे वाला हर न्यूरॉन पूरी तरह से लर्न करने की कोशिश कर रहा है। ये भी सब लर्न कर रहा है, ये भी सब लर्न करने की कोशिश कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। मतलब सारे न्यूरॉन सभी न्यूरॉन्स की प्रॉपर्टीज को लर्न करने की कोशिश करेंगे। अब वो दूसरे जो न्यूरॉन थे पीछे वाले, वो रिलेवेंट हो या ना हो, हम तो लर्न करने की कोशिश करेंगे। किसमें? फुली कनेक्टेड लेग में। फुली कनेक्टेड मतलब आगे वाले जितने भी है वो सब पीछे वालों को पूरा पूरा लर्न करने की कोशिश करेंगे। डिसीजन ट्री की क्या प्रॉब्लम थी? क्यों थी? क्यों? हाँ, तो फुली ग्रो क्यों हो रहा था? क्योंकि सभी फीचर्स को या इररिलेवेंट फीचर्स को भी वो लर्न करने की कोशिश कर रहा था। अभी थोड़ी देर पहले काजल ने एक क्वेश्चन पूछा था कि जो डेटा सेट है उसके अंदर V1, V2, V3, V4 ऐसा कॉलम के नाम लिखे हैं, तो हमको कैसे समझ में आएगा कि कौन सा वेरिएबल रिलेवेंट है, कौन सा नहीं है? राइट? मैंने बोला था क्या, न्यूरल नेटवर्क पे छोड़ दो, वो सब देख लेगा। क्यों? अब यहाँ पे अगर आपने आपका इनपुट वेरिएबल डाला, यानी 29 न्यूरॉन डाले, अब 29 न्यूरॉन डाले तो हर न्यूरॉन से निकलने वाली जो लाइन है वो हर एक आगे वाले न्यूरॉन पे जाएगी। यानी सारे न्यूरॉन सारे के सारे इनपुट वेरिएबल्स को लर्न करने की कोशिश करेगा। उसमें से कुछ वेरिएबल रिलेवेंट हो सकते हैं, हमें नहीं पता, हो सकते हैं, पर हमारा मॉडल तो उनको भी पूरी तरह से लर्न करने की कोशिश करेगा। तो क्या होगा रिजल्ट में? ओवरफिटिंग हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे इररिलेवेंट वेरिएबल हो सकते हैं हमारे डेटाबेस में, उनको भी हम पूरी तरह से लर्न कर रहे हैं, एंड टू एंड लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ओवरफिटिंग हो सकती है। तो ओवरफिटिंग को हटाने के लिए क्या किया जाए, फिर कम करने के लिए क्या किया जाए ओवरफिटिंग को? प्रूनिंग। हाँ, वहां प्रूनिंग थी। मतलब प्रूनिंग का मतलब क्या था? अर्ली स्टॉपिंग या प्रूनिंग का मतलब क्या था? हाँ, वो तो सही है भैया। हाँ भैया, तुम्हारी बात समझ गया। अभी प्रूनिंग की बात कर रहे हैं ना, तो प्रूनिंग में ये नहीं पूछ रहा प्रूनिंग कैसे, ये बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। ये सब में परेशानी है कि क्वेश्चन में पूछता कुछ हूँ, जवाब कुछ अलग देते हो। ये इंटरव्यू में भी प्रॉब्लम आएगी आप लोगों को। मैं पूछ रहा हूँ प्रूनिंग क्यों और कैसे। कैसे अगर मैं पूछ रहा हूँ तो आपको बताना है कि हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग से। मैंने क्या पूछा था? अर्ली स्टॉपिंग। हाँ, क्यों क्यों और कैसे में अंतर होता है? कैसे का मतलब आपने जवाब दे दिया हाइपर पैरामीटर, पर मैं पूछ रहा हूँ क्यों? ओवरफिटिंग से बचने के लिए। कैसे ओवरफिटिंग से कैसे बचेगी प्रूनिंग में? इररिलेवेंट फीचर्स को लर्न ही नहीं करना। पहले ओवरफिटिंग से कैसे रुकेगी प्रूनिंग के थ्रू? तो प्रूनिंग मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग? तो प्रूनिंग मतलब कि हम जो हमारा डिसीजन ट्री रहता है उसमें हर एक लेवल पे लेयर्स आती जाती है, और जो लेयर्स आती है उन लेयर्स के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं? फीचर ऐड करते जाते हैं। तो ज्यादा फीचर को रोकने के लिए हम बीच में ही रोक देते हैं उसको कि नए फीचर्स ना आए। तो ज्यादा फीचर्स ना आए इसलिए आप लोग क्या करते हो? प्रूनिंग करते हो। प्रूनिंग करते हो मतलब सबको सारी चीजें लर्न करने से मना कर देते हो, राइट? अदरवाइज ओवर लर्निंग हो जाएगा, ओवर फिटिंग हो जाएगा। जैसे आपको कि सारे कंसेप्ट मत करो डीप लर्निंग में, कुछ कुछ अवॉइड कर सकते हैं, वरना सब मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे भी वही है कि सबको सारी चीजें लर्न करने मत दो, अदरवाइज कुछ ज्यादा ही पड़ जाएगा, ये ज्यादा ही लर्न कर लेगा, ओवर फिटिंग हो जाएगा। तो ओवर फिटिंग से अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पे क्या करने की कोशिश करेंगे? सबको सारी चीजें लर्न करने नहीं देंगे, सबको सारी चीजें लर्न करने नहीं देंगे। अभी क्या हो रहा है? सब सारी चीजें लर्न कर रहे हैं क्या? हाँ, हो रहा है क्या ऐसा? यस सर। हाँ, क्यों? डायग्राम में हो रहा है ना। सारी फुली कनेक्टेड का क्या मतलब हुआ? हर न्यूरॉन आगे वाले हर न्यूरॉन से कनेक्टेड है। मतलब ये वाला जो पहला वेरिएबल है V1 को ये भी लर्न कर रहा है, ये भी 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 कर रहा है। सारी प्रॉपर्टी V1 की सीख लेगा ये। इसी तरह से V2 की सारी प्रॉपर्टी सारे सीखेंगे, V3 की सारी प्रॉपर्टी सब सीखेंगे, V4 की सारी प्रॉपर्टी सब सीखेंगे, राइट? तो V1, V2, V3 हो सकता है, V4 इसमें सिग्निफिकेंट ही नहीं हो, ये इररिलेवेंट फीचर हो। बट अगर इसको सब लोग सीख लेंगे तो फिर क्या करेगा? ओवरफिटिंग हो जाएगा। तो इसलिए हमको क्या अवॉइड करना है कि सबको सारी चीजें सीखने से रोकना है। अब सारी चीजें कैसे सीख रहे हैं आप? कैसे?
क्वेश्चन ध्यान से सुनो फिर आंसर, इररिलेवेंट आंसर मत दो। क्या हो गया? सब सब सारी चीजें यहाँ पे कैसे सीख रहे हैं, वो एक दूसरे से कनेक्टेड, मतलब आपके वजह से प्रॉपर्ली कनेक्टेड, फुल्ली फुल्ली कनेक्टेड। प्रॉपरली नहीं, फुल्ली, है ना। तो यहाँ पे फुल्ली कनेक्शन है। ऐसा आंसर दिया करो जो क्वेश्चन पूछता हूँ उसका, ठीक है, आसपास के मत दिया करो जवाब। तो सारे सबसे कनेक्टेड हैं, ये प्रॉब्लम है, सारे सबसे कनेक्टेड हैं, ये प्रॉब्लम है। तो क्या करें, सारों को सबसे कनेक्ट मत करो, तो अपना ओवरफिटिंग का प्रॉब्लम अवॉइड हो जाएगा। सारों को सबसे कनेक्ट मत करो, सारों को सबसे कनेक्ट मत करो। उसके लिए क्या करेंगे, कनेक्शंस को कम कर दो, एक तो तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका ये होता है कि भाई ये सारे जो है वो यहाँ जाके ट्रेनिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या करो, एक काम करो, पहला बार जब जाएगा तो हम क्या करते हैं इसमें कि जब एक साइकिल चला और दूसरे साइकिल के लिए आया, तो तब हम क्या करते हैं, पहली बार में कितने न्यूरॉन थे यहाँ पे, लेट से हमारे पास 30 न्यूरॉन से। तो जब हम आगे की तरफ मूव करते हैं तो हम सारे न्यूरॉन्स को लर्न नहीं करवाते, क्योंकि सबको लर्न नहीं करवाना है। तो हम ये बोलते हैं कि जितने भी यहाँ पर हैं उसमें से 50% को हम लोग क्या कर देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं न्यूरॉन्स को। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि ये क्या करने वाला है, लूप में चलने वाला है। और जो ड्रॉप कर रहे हो आप रेंडमली कर रहे हो, मतलब पहले साइकिल में आपने 30 में से 50% हटा दिए, मतलब 30 में से 15 हटा दिए, ये 15 हटा दिए, ये फर्स्ट साइकिल में हट गया, ये फर्स्ट साइकिल में ये सब हट गया, ये फर्स्ट साइकिल हुआ। बट वहां तो हम रुकते नहीं है न्यूरल नेटवर्क में, पहला साइकिल हो गया, फिर क्या होता है, हम वापस पीछे आते हैं, बैक प्रोपोगेशन होता है, एंड देन फिर फॉरवर्ड प्रोपोगेशन होता है। तो फॉरवर्ड में फिर हमने क्या बोला, जितने भी हैं उनमें से 50% हटा दो। जब फॉरवर्ड प्रोपोगेशन होगा तो उसमें ये सब वापस से जिंदा हो जाएंगे, और अब फिर से 50% हटेंगे। अब ये कौन से 50% होंगे हमको नहीं पता, हो सकता है इस बार ये हट जाए। जैसा आपका क्वेश्चन था कि इसमें रिलेवेंट वाले हट जाए तो क्या होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगली बार में वो जिंदा भी हो जाएंगे। तो इसमें क्या हो रहा है, हर लर्निंग में हम क्या कर रहे हैं, 50%, 20%, 30% न्यूरॉन्स को कम करते जाए, ठीक है। तो उससे क्या होगा, लर्निंग लिमिटेड होगी। ये देख के कुछ याद आ रहा है आपको, ट्री बेस्ड मॉडल में से कौन सा ट्री बेस्ड मॉडल में ऐसा हम करते थे, ट्री बेस्ड मॉडल कौन कौन से होते हैं, तो क्वेश्चन ये है, दो ही होते हैं ट्री बेस्ड मॉडल, और भी कुछ होते हैं, नहीं, है ना। तो उसमें से कौन से वाले में ऐसा हमने किया था, रैंडम फॉरेस्ट। क्यों, क्या किया था ऐसा रैंडम फॉरेस्ट में, इस तरह की एक्टिविटी, जो अपन ट्रीज बना रहे थे, डिफरेंट डिफरेंट ट्रीज, तो वो जो वो रैंडमली सेलेक्ट करता था फीचर्स को। हाँ बोलो। जो फीचर्स रैंडमली डिवाइड कर रहे थे, तो रैंडम फॉरेस्ट में हम क्या कर रहे थे, जो छोटे छोटे बैग्स बना रहे थे, उन बैग्स में हम क्या कर रहे थे, रोज की भी सैंपलिंग कर रहे थे और कॉलम्स की भी कर रहे थे। 100 कॉलम थे और हमको 10 अलग अलग बैग बनाने थे, तो 100 में से 10 10 10 10 सब में डाल रहे थे, राइट। पूरे के पूरे हर एक में नहीं डाल रहे थे, 10 10 डाल रहे थे। कोई से भी दूसरे रास्ते लगा, हाँ हाँ, विथ रिप्लेसमेंट कर रहे थे, तो 10 10 भी हो रहे थे। यहाँ पे भी वही हो रहा है कि हमारे पास पूरे 30 न्यूरॉन है अगली लेयर में, तो 30 में से हम 20% को हर बार हटा दे रहे हैं, हर साइकिल में हटा दे रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, क्या प्रोसेस हो रही है, ये प्रोसेस क्या कहलाती है, क्या कर रहे हो अभी, ड्रॉप आउट कर रहे हो। तो ड्रॉप आउट से क्या फायदा हो रहा है, ओवरफिटिंग कम कर रहे हो, जनरलाइजेशन कर रहे हो ना। तो ओवरफिटिंग समझ में आया, कैसे हटाते हो, डिसीजन ट्री में, सॉरी न्यूरल नेटवर्क में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए कि न्यूरल नेटवर्क में आप ओवरफिटिंग को कैसे एड्रेस करते हैं। तो आप बताते हैं कि बाय एडिंग ड्रॉप आउट लेयर। तो ड्रॉप आउट में हमने 50% को हटा, ठीक। फिर थर्ड लेयर आएगी, अब इस लेयर में हमने क्या करा, तो इस लेयर में अगेन आउटपुट आपको कितने चाहिए, एक ही चाहिए कि दो चाहिए, दो चाहिए ना, या तो फ्रॉड है या नहीं है, और दो को हम लोग एक न्यूरॉन से एड्रेस कर सकते हैं, यस और नो में, राइट। एक न्यूरॉन अपने आउटपुट लेयर में डाला, एक्टिवेशन फंक्शन कौन सा,
सिग्मॉइड क्यों? बाइनरी सॉफ्टमैक्स क्यों नहीं? सर उसमें दो से ज्यादा दो से ज्यादा के लिए सॉफ्टमैक्स होता है, बाइनरी में सिग्मॉइड होता है। खत्म, सब तो पड़ा हुआ है आपका। ये आपने मॉडल बनाया, मॉडल इज नॉट डिफाइंड, शायद मैं ये रन करना भूल गया। हाँ, तो ये आपका न्यूरल नेटवर्क मॉडल जो रहेगा, यानी जो मॉडल रहेगा उस मॉडल का स्ट्रक्चर आपने बना लिया। मॉडल डॉट समरी करके देख लो। ये दिख गया कि आपका शुरुआत आपने जो करी थी, कहाँ से करी थी? 64 से, फिर 128, फिर ये ड्रॉप आउट लेयर आपने डाल दी, एंड देन फाइनली। ठीक है, कोई डाउट इसमें? अब सर ये ड्रॉप आउट लेयर में लास्ट सेकंड वाली करेंगे, आउटपुट करेंगे, कहीं पे भी कर सकते कहीं पे भी डालो। किसको? ये जिस लेयर के पहले ड्रॉप आउट लगा रहे हो आप, ये तो जो पीछे वाली लेयर है उस पर ड्रॉप आउट हो जाएगा। अब मॉडल बना तो दिया आपने, उसके बाद क्या करते हैं? कंपाइल करते हैं। तो कंपाइल कर रहे हो आप मॉडल को। कंपाइल करने के लिए मॉडल डॉट कंपाइल, कंपाइल करने से पहले एक काम और करना पड़ता है, और वो क्या कि उसमें ऑप्टिमाइजर लगाना है। तो ऑप्टिमाइजर आप कौन सा लगा रहे हैं? यहाँ पे एडम लगा रहे हैं। कुछ नहीं करा मैंने, सिर्फ वो ड्रॉप आउट के बाद उसको समरी किया, मॉडल डॉट समरी किया है ना। अब हमको क्या करना है? तो हमको मॉडल को कंपाइल करना अगला स्टेप में। तो मॉडल को कंपाइल कर रहे हैं। अब जब मॉडल को कंपाइल करते हैं तो उसमें क्या क्या लगाते हैं? ऑप्टिमाइजर लगाते हैं। तो ऑप्टिमाइजर में कौन सा लगा रहे हो आप? बताया थे मैंने, ऑप्टिमाइजर 3-4 तरह के थे। अच्छा, स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट क्या था? मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट, स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, ये 3 बताए थे मैंने। तीनों को डिटेल में समझाया था। ये भी बोला था कि स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट जो रहता है वो प्रैक्टिकल नहीं है। हाँ, क्योंकि वो एक बार ना, क्लू देता ना तो फटाफट फिर याद आता है। तो वो एक बार में एक सिंपल को लर्न करने की कोशिश करता है, इसलिए स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट जो था हमारे पास वो प्रैक्टिकल नहीं था। मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट जो था वो अच्छा था या बुरा था? वो भी बैचेस में डिवाइड करके लर्न करता है। वो बैचेस बनाता है ना, और उसमें फिर लर्न करने की कोशिश करता है। और ग्रेडियंट डिसेंट का प्रॉब्लम क्या था? हाँ, आप लोग भी थे, सब लोग उस क्लास में, ठीक है, यही दोनों नहीं थे। ग्रेडियंट डिसेंट का प्रॉब्लम क्या था? वो पूरा एक बार में लोड करता था और फिर ट्रेनिंग करने की कोशिश कर रहा था। तो उससे प्रॉब्लम क्या थी पूरा एक साथ लोड करने से? टाइम का रैम ऑक्यूपाई करते हैं। मैंने बताया था कि अगर आपके पास 1 लाख रिकॉर्ड है और 1 लाख रिकॉर्ड को ट्रेन करना है, 1 लाख रिकॉर्ड जो है पूरा इमेज वाला डेटा है। अगर 1000 क्रॉस 1000 वाली इमेज है तो 1000 क्रॉस 1000 वाली जो इमेज रहेगी, अगर एक इमेज है जो 1000 पिक्सल बाय 1000 पिक्सल की है, तो 1000 क्रॉस 1000 पिक्सल की इमेज कितने साइज की होगी? 10 टू द पावर 6 बाइट्स की। 10 टू द पावर 6 बाइट्स मतलब, तो ये बाइट्स को किलोबाइट्स में कन्वर्ट करेंगे, इतने केबी, इतने एमबी, राइट। तो उसको बाइट्स में कन्वर्ट करोगे तो ये ऑलमोस्ट एमबीज में आ जाएगी। अब ये इतने एमबी की आ गई, 100 एमबी की इमेज आ गई, 1000 बाय 1000 लगभग। एक इमेज 100 एमबी की है। ऐसी 1000 इमेज अगर अगर आप मान लो 1000 इमेज पे कर रहे हो, 100 एमबी की एक इमेज, तो 1000 इमेज कितने की होगी? एक इमेज 100 एमबी की, तो 1000 इमेज कितने की आएगी? कितने एमबी की आएगी? 1 लाख एमबी। उसको जीबी में कन्वर्ट कर दोगे तो मोटा मोटा मेरे ख्याल से 10 जीबी के आसपास आएगा। तो 10 जीबी का ट्रेनिंग के टाइम पे डेटा लगेगा जो ट्रेन करना है।
एक बार में रैम में चाहिए 10 जीबी का। नॉर्मली आपकी रैम क्या साइज की होती है? 8 जीबी, 12 जीबी भी होती है, 16 जीबी भी होती है, बट 16 में से 3-4 जीबी तो आपका विंडोज ले जाता है। तो अगेन आपका रैम क्या होगा, इसमें फुल हो जाएगा, तो मेमोरी ओवरफ्लो का एरर आएगा आपको। आपको समझ नहीं आएगा एरर क्यों आएगा, ठीक है। तो इसलिए उस केस में आप क्या कर सकते हैं, ग्रेडियंट डिसेंट नहीं लगाते, डायरेक्ट ग्रेडियंट डिसेंट नहीं लगाते, मिनी बैच लगाते हैं, ठीक है। समझ आ गए? तो कब मिनी बैच लगाएंगे, जब आपके पास इनपुट डेटा जो रहेगा बहुत सारा होगा, ठीक है। अभी हमारे पास अभी वाला जो डेटा है वो सारा तो है, बहुत सारा तो है, बट इमेज वाला नहीं है, तो इतना प्रॉब्लम नहीं है। आप उसको नॉर्मल ग्रेडियंट डिसेंट भी लगा सकते थे या मिनी बैच भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो जो बेस्ट ऑप्टिमाइजर है, जो बेस्ट ऑप्टिमाइजर हमारे पास है, जो ग्रेडियंट डिसेंट के प्रिंसिपल पे ही काम करता है, वो है एडम। एडम इज अ ग्रेडियंट डिसेंट ऑप्टिमाइजर, उसका नाम अलग है बट ग्रेडियंट डिसेंट ऑप्टिमाइजर है, ठीक है। तो वो हमने करा, और उसमें फिर क्या मेंशन किया, लर्निंग रेट, ठीक है। देखो, एडम ऑप्टिमाइजेशन इज अ स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट मेथड, एक बार में एक को लर्न करता है, स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट मेथड है, बट that is based on adaptive estimation of first order and second order moments। और वो क्या करता है, adaptive estimation है, मतलब सब एक बार में एक नहीं है, वो पहले से adopt करता है, पहले ज्यादा फिर कम, इस तरह के सैंपल्स ले लेके करता है वो। इसलिए ये फुली स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट नहीं है, बट स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट पे काम। तो ये एडम की हेल्प है। लर्निंग रेट आपने क्या कर दिया, एक नॉर्मल लर्निंग रेट डाल दिया, ठीक। ये सी डी बन गया। मॉडल कंपाइल कर रहे हो तो उसमें यही डाल दिया एडम। और लॉस क्या है, लॉस कौन सा लोगे यहाँ पे, बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी क्यों लिया है यहाँ पे, आरएमएससी क्यों नहीं लिया, लॉस। हाँ ये बताया था मैंने पिछले सेशन में, तो डिटेल में बताया था। एरर है, लॉस और एरर एक ही चीज होती है, ये भी बता चुका हूँ कई बार। हाँ, तो एरर किसे मेजर करोगे, एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड। रिग्रेशन प्रॉब्लम में कैसे एरर, कौन कौन से होते हैं एरर्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, क्लासिफिकेशन करना है। क्लासिफिकेशन में कितनी क्लास है आपके पास, तो दो को क्या बोलते हैं, बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी एरर हमारे पास, ठीक है। इसलिए लॉस जो है बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी। अगर आपके पास दो से ज्यादा क्लास होती तो वो तो यहाँ पे मल्टीनोमियल आ जाता है, ठीक है। मल्टीनोमियल क्रॉस एंट्रोपी या मल्टीपल क्रॉस एंट्रोपी, ऐसा कुछ नाम है उसको, देख लेना, तो वो वाला लगा, ठीक है। क्रॉस एंट्रोपी मतलब ये हमारा क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम है, इसलिए बाइनरी क्लास एंट्रोपी। और मैट्रिक्स जो है मेजरमेंट का, वो तो हमारे पास अभी भी एक्यूरेसी F1 वगैरह पे हम ध्यान नहीं देते। तो मॉडल को कंपाइल कर दिया, समरी देख ली मॉडल की, एंड देन उसके बाद मॉडल का लेंथ रन करोगे तो उससे आपको क्या पता चल जाता है, एलियन फंक्शन है मॉडल के ऊपर भी रन होता है मॉडल लेयर्स पे, तो उससे पता चल जाएगी कितनी लेयर्स। अब इसके बाद मॉडल ट्रेनिंग पे लगा देते हैं। बैच साइज आपने लिया है 700 का, ठीक है। 700 का बैच साइज लिया, मतलब टोटल अपने पास कितने रिकॉर्ड है, 2,84,000। उसको डिवाइड करोगे 700 से तो लगभग 326 के आसपास का, इसलिए 326 बैचेस बन रही है। यहाँ पे मैं सिर्फ 10 इपॉक ले रहा हूँ, पर 10 एक ऑप्टिमल नंबर नहीं होता, 10 सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि जल्दी ट्रेन हो जाए, ठीक है। और ये वर्बोज इज इक्वल टू ट्रू, वर्बोज का मतलब क्या होता है, वर्बोज मतलब ये जैसे जैसे मॉडल रन होगा तो मैसेज यहाँ पे आते रहेंगे। अगर मैंने इसको 0 कर दिया तो मॉडल जब ट्रेन होगा तो ये सब आपको दिखेगा नहीं, जो स्क्रीन पे अभी दिख रहा है, ये जो दिख रहा है ना अभी आपको स्क्रीन पे, ये दिखेगा नहीं अगर मैंने वर्बोज इज इक्वल टू 0 कर दिया, ठीक है। तो वर्बोज इज इक्वल टू 1 काय के लिए होता है, यहाँ पे सब दिखाने के लिए प्रोसेसिंग जो हो रही है उसको करके दिखाऊं 0, हाँ 10 चलेगा, ये देखो। अब इसमें क्या होता है, इसका प्रॉब्लम क्या है वर्बोज इज इक्वल टू 0 करने का, कि आपको समझेगा ही नहीं कि मॉडल रन हो रहा है या सिस्टम हैंग हो गया है, क्योंकि देख लो
बस ऐसा लगेगा पूरा लॉगिन क्रिएट किया था। कुछ नहीं कर रहा है, ऐसा दिखेगा बस सीधे आंसर आएगा, है ना। अभी 10 है तो इसलिए आपको फर्क नहीं पड़ा, बट बढ़ रही है कि नहीं वो भी कुछ पता नहीं चलेगा। बट अगर 100 इपॉक होते तो आप सोचते कि अरे सिस्टम हैंग हो गया है, तो रीस्टार्ट करने बैठ जाते उसको, ठीक है। इसलिए वर्बोज इज इक्वल टू 1 करना। अब देखो जैसे 1 किया तो ये देखो यहाँ पे देखने लग गया, और ये एक्यूरेसी दिखा रहा है, बढ़ रही है 92, 93, 94। अब ऑलरेडी बेचारा बहुत ज्यादा है, उसको और क्या इम्प्रूव करोगे, ठीक है। आप इसको फिर एक्यूरेसी और इपॉक और डाल दो इसमें, ज्यादा इपॉक डालोगे तो एक्यूरेसी और बढ़ जाएगी। हाँ क्योंकि इपॉक भी कम हो गया ना, अभी थोड़ा और बढ़ा दोगे इपॉक तो शायद बढ़ जाए, मुझे नहीं पता पर बढ़ना चाहिए नॉर्मली थोड़ा बहुत, वैसे तो बहुत ज्यादा वैसे ही आ चुकी है, किसी काम बड़ी बात है। ठीक है। तो ये एक्यूरेसी बढ़ गई। अब उसके बाद अगली चीज क्या है, मॉडल का इवैल्यूएशन करना है कि मॉडल अच्छा है बुरा है। वैसे यहाँ पे बाय द वे न्यूरल नेटवर्क खत्म हो चुका है, ट्रेनिंग हो चुकी है, अब उसको नॉर्मल मशीन लर्निंग करना है जिससे इवैल्यूएशन करना, ठीक है। तो मॉडल डॉट इवैल्यूएट रिजल्ट के ऊपर चला सकते हो। एक्यूरेसी दिखाएगा ये, वो तो 99.87% एक्यूरेसी आपके पास आ गई। ये लॉस वर्सेस एक्यूरेसी है। कंफ्यूजन मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं आपको पता है, जरूरत नहीं बताने की। प्रिडिक्ट क्लासेस नाम का एक कुछ मिस हो गया होगा यहाँ से। कंफ्यूजन मैट्रिक्स आप बना लेना और बाकी की चीजें बना लो, ठीक है। तो इस तरह से न्यूरल नेटवर्क मॉडल ट्रेन है तो बहुत बड़ा है, होता कुछ नहीं है, सिर्फ एक स्टेप का चेंज है, बाकी वही आपका मशीन लर्निंग मॉडल ही है, सब कुछ वही करना पड़ता है, आईडिया वगैरह। क्लियर, कोई दिक्कत है अभी तक? तो ये हो गया आपका एक और केस स्टडी न्यूरल नेटवर्क, ठीक है। तो यहाँ न्यूरल नेटवर्क हम लोग अभी बोलते हैं कि पॉज लेंगे, पॉज बोले तो कि काफी सारे टॉपिक्स हमने कवर कर दिए, इसके न्यूरल नेटवर्क खत्म कर दिया है। अब अगली बार जब मिलेंगे तो एनएलपी के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। एनएलपी मतलब हाँ लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ठीक है। तो उसके बारे में पढ़ेंगे कैसे उससे प्रेडिक्शंस बनाते हैं, उसमें भी अगेन ये न्यूरल नेटवर्क मॉडल ही लर्न करवाएंगे, या फिर हो सकता है कि नेओबेस वगैरह रन करें, मशीन लर्निंग के थ्रू भी करेंगे उसको, डीप लर्निंग के थ्रू भी कर सकते, ठीक है। वो हो गया तो आपका लॉजिकली ये लास्ट चैप्टर होगा, लास्ट टॉपिक होगा आपके पूरे प्रोग्राम। एमएल ऑप्स के फिर कुछ टॉपिक रह जाएंगे जिसमें गिट रह जाएगा, वही सर प्रोजेक्ट के फॉर्म में करवाने की कोशिश कर रहे थे। ये सब हाँ तो गिट बता दिया ना आपको, गिट भी खत्म हो गया। हाँ तो गिट खत्म हो गया है, वो मॉड्यूल नंबर 6 का पोर्शन था। अब डॉकर और एडब्ल्यूएस वाला था, वही इस प्रोजेक्ट के अंदर करने की कोशिश थी, बट वो इस प्रोजेक्ट के दौरान कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका पूरा सिलेबस एक बार एंड टू एंड कंप्लीट हो चुका होगा, इसका जुलाई बैच का। अभी अक्टूबर बैच का जो रहेगा बचा हुआ है, जिसमें अभी माइस्क्वेल चला रहा है, ऑलरेडी रन हो रहा है, ठीक है। फ्लास्क जो है कल से शुरू हो जाएगा आप लोगों का, स्टैटिस्टिक्स जो रहेगा वो अभी आएगा टाइम, और मशीन लर्निंग के कुछ एक मॉडल्स बचे हुए हैं वो मैं रन करवा रहा हूँ, ठीक है। एमएल ऑप्स अभी चल ही रहा है आपका, सर के साथ वो कंप्लीट हो जाएगा, तो मोटा मोटा 1-1.5 महीने के अंदर आपका प्रोजेक्ट आपका जो कोर्स है ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ दौड़ेगा। अब आप कितने प्रिपेयर्ड हो आपके ऊपर, आप अगले 6 महीने तक तैयारी कर सकते, यहाँ से कोई मनाही नहीं है ना। हमारा कोर्स तो कंप्लीट हो जाएगा तब तक। चलिए, थैंक यू ऑल एंड हैव अ गुड डे।